Hello students. Hello students. I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So students, in today's session, let's learn class 7 science textbook series. जो हमने class 7 का science textbook series launch किया है. So इसमें आज हम lesson number 7 learn करने वाले हैं. This is motion, force and work. So बच्चों, ये हम आपको पढ़ाएंगे English to Hindi translate करके. We will explain you all the sentences, all the concepts in Hindi language. सो आपको समझ में आने के लिए आसान रहेगा. जो आप सबका प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को मिल रहा है, क्लास 7 साइंस टेक्स्ट बुक सीरीज को जो आपको प्यार मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद. आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल. कीप सपोर्टिंग. लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. सो आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे मोशन का मतलब होता है गति, फोर्स का मतलब होता है बल और वर्क का मतलब होता है कार्य. सो लेट्स स्टार्ट. ऑब्जर्व एंड डिस्कस, यानी क्या करना है बच्चों, आपको देखना है और चर्चा करनी है. जस्ट लुक एट दिस 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेजेस. फर्स्ट में क्या दिख रहा है आपको, एक राइडर दिख रहा है, हॉर्स राइडिंग कर रहा है. देन यहाँ पर एक काऊ जो है वो घास चर रही है. इन द थर्ड इमेज आपको क्या दिख रहा है, द मैन ये है, यहाँ पर ये बोझ उठा रहा है. एंड द फोर्थ इमेज, दिस इज अबाउट कि गैस पे कुकर में सीटी बज रही है और दूध उबल रहा है, राइट. सो दीज आर द 4 डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पर दिए हैं. बट व्हाई? सो दिस इज अबाउट द वर्क. वर्क का मतलब क्या होता है, कार्य या फिर काम. तो ये 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्य यहाँ पर हो रहे हैं. सो लेट्स रिकॉल, चलिए हम याद कर लेते हैं. व्हाट इज मीन्ड बाय मोशन, यानी कि गति का अर्थ क्या है. एंड व्हाट कॉजेज अ चेंज इन मोशन, की गति में परिवर्तन किस कारण होता है. लेट्स check it. We have seen that a change occurs in the motion or the shape of a body when a force acts on it. यानी कि जैसे कि आपको पता है कि पिंड पर बल कार्य करता है, तब उसकी गति जो मोशन है या आकार है, इसमें परिवर्तन होता है या फिर चेंजेस होते हैं, ये आपको पता है. नाउ लेट अस सी हाउ वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स. अभी हमने पढ़ना है इस लेसन में कि बल द्वारा कार्य या फिर काम कैसे होता है. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, these आर द 2 डिफरेंट थिंग्स. डिस्टेंस का मतलब होता है अंतर या फिर दूरी, एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन. सो मैं आपको एक्सप्लेन करवा देती हूँ. तो यहाँ पे क्या दिया है, रंजित हाउस इज एट प्लेस ए, लेकिन यहाँ पे तो इमेज नहीं दिख रहा है. लेट मी शो यू द इमेज. दिस इज द इमेज नंबर 7.2 जो आपके टेक्स्ट बुक में है. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. सो बच्चों, डिस्टेंस यानी दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन. तो देखिए, दिस इज द पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी एंड डी. तो आपको यहाँ पर एग्जांपल में क्या बोला है, रंजित हाउस इज एट प्लेस ए, यानी कि रंजित का घर कहाँ पर है, यहाँ पर है. ठीक है. सो क्या बोला है, द फिगर अलोंग साइड शोज द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय रंजित टू रीच हिज स्कूल एट डी. देखिए, यहाँ पर रंजित का घर है, पॉइंट नंबर ए, और पॉइंट नंबर डी पे क्या है, उसका स्कूल है. If we do not take direction into account, we find that Ranjit travels distance equal to AB plus BC plus CD. यानी कि बच्चों, यहाँ पर क्या बताया गया है कि रंजित ने दिशा का विचार न करते हुए AB यानी कि AB प्लस BC और प्लस CD यह दूरी तय की. लेकिन इतना करने पर उसका, यहाँ पर देखिए, इतना करने पर however, लेकिन ऑन डूइंग दिस, इतना करने पर हिज डिस्प्लेसमेंट वाज इक्वल टू एडी, कि उसका विस्थापन कितना है, एडी. कुल मिलाकर अंतर वही है. तो यहाँ पर बताया गया है कि चित्र में रंजित के घर से विद्यालय तक हुआ विस्थापन, यहाँ पर जो आपको लाइन शो कर रहे हैं एडी, ठीक है, तो एडी के द्वारा दर्शाया गया है. और रंजित के घर से विद्यालय तक सरल रेखा में कम से कम अंतर क्या है, AD है. यानी कि AD is the minimum distance along a straight line from Ranjit's house to the school. The minimum distance traversed in a particular direction along a straight line is called displacement. Displacement. देखिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन का मतलब क्या है. तो आपको आंसर क्या लिखना है, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. यानी कि निश्चित दिशा में सरल रेखा में तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ठीक है. तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है. लेट्स चेक डिस्टेंस का
के टेक्स्ट बुक में, और एक यहाँ पर व्याख्या दी गई है, दैट इज डेफिनेशन है, द लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रेवर्स्ड बाय अ मूविंग बॉडी irrespective of the direction is called distance and distance is a scalar quantity। यानी कि क्या है बच्चों कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा दिशा का विचार न करते हुए प्रत्यक्ष रूप में तय की गई मार्ग की लंबाई की जो दूरी है, ठीक है, तो उसे दूरी कहते हैं। और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि दूरी अदिश राशि है। स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट टू रीच द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा शुरुआत के स्थान से अंतिम स्थान तक पहुंचने के लिए एक ही दिशा में तय की गई जो न्यूनतम दूरी है उसको डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इन डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन में बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर टेकन इनटू अकाउंट। तो जब विस्थापन है उसको जब शो किया जाता है दैट टाइम दूरी और दिशा का विचार किया जाता है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान में रखिएगा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी यानी कि दूरी यह एक अदिश राशि है, और विस्थापन यह वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि यह एक सदिश राशि है। The unit of measurement of distance and displacement is the meter in the SI as well as in the MKS system of measurement। यानी कि बच्चों यहाँ पर बताया गया है दूरी और विस्थापन इन राशियों की SI व MKS मापन पद्धति में इकाई मीटर में ही होती है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। सो चलिए अभी हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। आई होप कि आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन, ये दोनों भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अगर आपने समझ में नहीं आ रहे तो आप रिवाइज कर सकते हो, रिवाइंड करके आप फिर प्लेबैक करके भी देख सकते हो एंड समझ सकते हो। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड का मतलब तो हम सबको पता है यानी कि चाल, एंड वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेग। What is mean by speed? बच्चों बताइए कि चाल का क्या अर्थ है। एंड नंबर 2, what is the formula for calculating speed? और चाल को कैलकुलेट करने का सूत्र कौन सा है, ठीक है, तो ये हम अभी देखेंगे। When we say that the speed of a car is 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जब हम कहते हैं कि किसी गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो there is no need to specify the direction, तो तब दिशा बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बट परंतु to predict whether a storm will reach a particular place or not, a mention of its direction is essential। लेकिन बच्चों देखिए, किसी निश्चित स्थान पर स्टॉर्म का मतलब क्या है, तूफान, तूफान आएगा या नहीं यह समझने के लिए दिशा का उल्लेख करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब देखिए यहाँ पर दिया है, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन यूनिट टाइम, यानी कि इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेलोसिटी या फिर क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। अभी नीचे दिया गया सूत्र के द्वारा वेग की जो है सूत्र जो है, ठीक है, द वेलोसिटी यानी कि बॉडी का जो वेलोसिटी है, वेग है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी का जो वेलोसिटी वेग है उसको मापने का जो फॉर्मूला है दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट, यानी वेग इज इक्वल टू विस्थापन और अपॉन क्या गया है, विस्थापन के लिए लगा समय। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो लेट्स फाइंड द यूनिट। यूनिट का मतलब क्या है, इकाई। तो इकाई ढूंढने के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है टास्क, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो टास्क में आपको कृति करनी है यानी कि राइट द फॉर्मूला। यहाँ पर आपने क्या करना है, सूत्र लिखना है, स्पीड का क्या सूत्र आएगा और यहाँ पर वेलोसिटी का क्या आएगा। एंड नीचे आपको ये टेबल में क्या करना है, राइट द यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटीज, की राशियों की इकाइयां लिखो, यानी कि डिस्टेंस देखना है आपको, टाइम एंड पीरियड लिखना है, डिस्प्लेसमेंट का आपको यहाँ पर लिखना है और उसके नीचे टाइम पीरियड का लिखना है, ठीक है। सो बच्चों इंसर्ट द यूनिट्स इंस्टेड ऑफ क्वांटिटीज इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। ये आपका होमवर्क है। सो आपने क्या करना है कि इन सूत्रों में राशियों की जगह इकाई रखो और आपको चाल और वेग की इकाई यहाँ पे पता चलेगी। दिस इज योर होमवर्क, ओके, जो आपको करना है।
चलिए आगे मैं आपको बता देती हूँ। द यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी इज रिटन एज मीटर्स और सेकंड्स, यानी कि m/s की बच्चों ये ध्यान में रखना, परीक्षा में आपको आ सकता है। चाल और वेग की इकाई मीटर या फिर सेकंड अर्थात m/s इस तरह से लिखी जाती है। Let us now use the above formula to find out Ranjit's velocity and speed when he goes to school as shown in the figure number 7.2। जो पहले हमने देखा कि रंजित ए उसके घर से लेके पॉइंट डी यानी कि स्कूल तक कैसे जाता है, तो उसके लिए अभी जो सूत्र दिया गया है नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार हम थोड़ा स्टडी करेंगे। द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय रंजित फ्रॉम होम टू स्कूल, कि रंजित ने घर से उसके स्कूल तक की दूरी कैसे तय की। सो इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यानी कि यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ मीटर्स दिया है 500 मीटर्स प्लस 700 मीटर्स एंड 300 मीटर्स। सो लेट्स put the numbers over here। 500 मीटर प्लस BC का दिया है 700 और CD कितना है 300। अगर आप इसको प्लस करते हो तो कितना आ जाता है टोटल 1500 मीटर। सो टोटल टाइम फ्रॉम होम टू स्कूल, अभी देखिए टोटल टाइम भी यहाँ पर दिया है आपको, दैट इज 8 मिनट्स प्लस 11 मिनट्स प्लस 6 मिनट्स। ठीक है, तो पहले हमने मीटर में देखा, अभी हम सेकेंड्स में देखेंगे। 8 मिनट प्लस 11 मिनट्स प्लस 6 मिनट इज इक्वल टू 25 मिनट्स। सो देखिए बच्चों यहाँ पर रंजित डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम टू स्कूल एडी इज इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि रंजित को घर से स्कूल तक पहुंचने के लिए जो विस्थापन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना लगा यहाँ पर 1000 मीटर। यहाँ पर दिखेगा आपको ये 1000 शो किया है फ्रॉम पॉइंट नंबर ए टू पॉइंट नंबर डी। सो ए डी आपका क्या हो गया यहाँ पर विस्थापन हो गया। 10 रंजित वेलोसिटी व्हेन गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल, तो अभी हमने क्या देखना है कि स्कूल तक जाने के लिए रंजित का वेलोसिटी यानी वेग। सो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर अपना डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया है 1000 मीटर और टोटल टाइम कितना है 25 मिनट्स। तो जब आप इसको भाग यहाँ पर दे देंगे तो आपको आंसर आएगा 0.66 मीटर्स और सेकेंड। दिस इज दी आंसर। और रंजित स्पीड व्हाइल गोइंग टू स्कूल, देखिएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और यहाँ पर रंजित का जो स्पीड है यानी कि उसको स्कूल तक जाने के लिए जो चाल है, तो उसके लिए स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड अपॉन टोटल टाइम। सो 1500 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है, टोटल टाइम 25 मिनट्स। अगर आप इसका भागा कर देंगे तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। Okay, so Ranjit did not take the straight route of minimum distance while going to the school। इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि रंजित ने विद्यालय जाते समय तक कम दूरी वाला रास्ता नहीं लिया, एंड therefore इसी कारण the magnitudes of his velocity and speed came out to be different। तो देखिएगा इस कारण उसका वेग और उसकी चाल का मान मैग्नीट्यूड यानी कि जो मान है वो क्या आ गया डिफरेंट यानी अलग अलग आ गया। Had Ranjit actually gone by the straight route AD, then the magnitude of his velocity and speed would have been the same। लेकिन यहाँ पर और एक अर्थ है कि अगर रंजित AD इस सीधे मार्ग से जाता है तो उसके वेग और चाल का मान समान होता है। तो यहाँ पर आपने तो पढ़ा, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अभी हम थोड़ा दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि औसत वेग, एवरेज यानी औसत वेग और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि तात्कालिक। इंस्टेंट यानी क्या तत्काल, ठीक है। सो औसत वेग एंड तात्कालिक वेग यह हम पढ़ेंगे। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इवन व्हाइल इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है किसी पिंड का वेग सरल रेखीय मार्ग पर जाते हुए चेंज हो सकता है, बदल हो सकता है। सपोज समझ लीजिए that a truck is covering a distance of 40 किलोमीटर from A to D in a straight line। यहाँ पर ये ट्रक आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि इस उदाहरण में एक ट्रक यहाँ से पॉइंट नंबर A से D तक सरल रेखा में कितना किलोमीटर जा रहा है 10 प्लस 10 इज प्लस 20, यानी कि कितना किलोमीटर दिया है यहाँ पर 40 किलोमीटर यह डिस्टेंस जा रहा है, ठीक है। यानी कि दैट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी 40 किलोमीटर, यानी कि इसका विस्थापन कितना आ गया 40 किलोमीटर, क्योंकि ये सरल रेखा में जा रहा है। इफ इट रिक्वायर्स ऑल टुगेदर 1 hour फॉर दिस, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इस विस्थापन के लिए लगा समय यदि 1 घंटा है तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी है बच्चों वो कितना निकलेगा 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में कितना जाएगा वो 40 किलोमीटर जाएगा।
तो हालांकि however if the truck travels the 10 kilometer distance AB in 10 minutes, BC in 20 minutes and CD in 30 minutes then, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर AB द्वारा 10 किलोमीटर वो अंतर जाता है, उसके बाद BC द्वारा वो 20 किलोमीटर जाता है और CD द्वारा 30, तब क्या होगा? इसलिए वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस AB इन किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी यानी कि यहाँ पर हमने क्या देखना है? विस्थापन AB दूरी का प्रति घंटा हम वेग देखेंगे, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस AB इन किलोमीटर पर आवर, AB दूरी का प्रति घंटा वेग यहाँ पर देखेंगे। तो क्या दिया है? 10 किलोमीटर अपॉन 10 मिनट्स, यानी कि 60 किलोमीटर अपॉन 60 मिनट्स इज इक्वल टू व्हाट की 60 किलोमीटर। अभी 60 कैसे आ गया? ठीक है, तो आप बोलोगे 60 कैसे आ गया? यहाँ पर दिया है AB 10, उसके बाद BC का कितना होगा? 20 प्लस 10 इज 30 और वापस से CD कितना दिया है? 30। सो 30 प्लस 30 कितना हो गया? 60 किलोमीटर हो गया। और यहाँ पर कितना मिनट्स आ गया? अगर वो पर आर के लिए अगर पर आर के लिए अगर वो 40 किलोमीटर बोल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर 60 किलोमीटर के लिए कितना आएगा? 60 मिनट्स आएगा। 10 मिनट्स यहाँ पर दिया, राइट। सो इसका जो कुल मिला के अंतर तो टोटल आता है, यानी कि इसका AB दूरी का प्रति घंटा वेग, वेलोसिटी का मतलब है वेग, कितना आएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, ठीक है। सो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि नाउ डिड्यूस द वेलोसिटीज फॉर द डिस्टेंसेस BC एंड CD, कि इसी प्रकार अगर BC और CD दूरी के लिए वेग जो है वो आपको पता चल जाता है। VC हमें पता चलता है that the velocity of the truck is different in the different segments of the road AB, BC and CD, यानी कि यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में आ गई कि वेलोसिटी वेग जो है वो डिफरेंट है A से लेकर B तक, B से लेकर C तक और C से लेकर D तक, यानी कि जिस तरह से अंतर चेंज होता है उसी तरह से क्या हो रहा है, उनका जो डिस्टेंस है यानी कि उसका वेलोसिटी जो है वेग वो बदल रहा है। However, the average velocity for the entire route AD is 40 किलोमीटर, लेकिन एवरेज अगर औसत आप निकालते हो तो वो कितना आ रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। The velocity at a particular moment of time is called instantaneous velocity। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पर किसी विशेष समय पर जो वेग आता है तो उसको क्या कहते हैं? तत्कालिक वेग कहते हैं। एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी डिफरेंट एंड डिफरेंट टाइम्स, और जो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तात्कालिक वेग, यह अलग अलग समय पर अलग अलग होता है। दिस इज द थिंग जो आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट वाला पॉइंट हम देखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट? इसको हिंदी में कहते हैं त्वरण। सो लेट्स सी इन द प्रीवियस एग्जांपल, अभी हमने पढ़ा कि द ट्रक कवर्ड द डिस्टेंस AB एट द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमने पढ़ा कि वेलोसिटी यानी कि जो ट्रक है, ठीक है, उसने AB दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से तय की, BC की 30 किलोमीटर प्रति घंटा और CD की 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सो इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? दैट द वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस CD इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस BC, यानी कि यहाँ पर जो दूरी है तो कौन सी दूरी ज्यादा है? CD की दूरी यहाँ पर आपको ज्यादा लग रही है। फ्रॉम द नंबर ऑफ सेकेंड्स रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज इन वेलोसिटी टू टेक प्लेस एंड द चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड कैन बी रिड्यूस। तो इससे क्या हुआ कि वेग में होने वाला प्रति सेकंड का जो चेंज है यह हमें यहाँ पर पता चलता है। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और ये जो चेंज हो रहा है इसी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। इट मीन्स व्हाट? त्वरण कहते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन? अब ये क्यों होता है? यहाँ पे फॉर्मूला है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेग में होने वाला परिवर्तन छेद टाइम टेकन फॉर चेंज यानी कि परिवर्तन के लिए लगा समय। तो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। Let me tell you, you know that the truck driver increases or decreases the velocity of the truck by means of the accelerator। तो गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, ठीक है। जिनको गाड़ी का ज्ञान है उनको पता होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पता है कि ट्रक का जो ड्राइवर है, ठीक है, तो एक्सेलरेटर का उपयोग करके वो स्पीड को कम या ज्यादा करता है। यू माइट हैव सीन अ टॉय कार दैट रन्स ऑन अ क्लॉकवर्क स्प्रिंग। अगर आपने स्प्रिंग से चलने वाला जो खिलौना है, खिलौने की मोटर है, वो भी आपने देखी है। यू माइट हैव सीन अ टॉय कार दैट रन्स ऑन अ क्लॉकवर्क स्प्रिंग, राइट। व्हेन इट इज रिलीज्ड ऑन अ फ्लैट फ्लोर आफ्टर वाइंडिंग अप द स्प्रिंग इट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आपने क्या देखा है? जब चाबी देकर अगर समतल जमीन पर उसे छोड़ दिया जाए तो वो सीधी जाती है। एंड however when
इट इज हिट ऑन वन साइड, लेकिन जब उसे एक तरफ से धक्का देने पर उसकी क्या होती है, दिशा चेंज होती है, इट चेंजेस डायरेक्शन एंड कीप्स गोइंग, लेकिन वो फिर भी उसी दिशा में चलती ही जाती है स्ट्रेट, राइट। सो इफ इट कोलाइड्स इनटू वॉल इट स्टॉप्स, अगर वो दीवार से टकराती है तो वो वहां पर ही रुक जाती है। इसका मतलब क्या है बच्चों, दैट इज वेलोसिटी चेंजेस, यानी कि वेग में परिवर्तन होता रहता है, वेग वेलोसिटी चेंजेस, राइट। सो हाउ डिड दिस चेंज टेक प्लेस, लेकिन ये क्यों होता है, इसका कारण हम अभी देखेंगे। इट हैपन्स बिकॉज द कार कम्स इनटू कांटेक्ट विद द समथिंग एक्सटर्नल टू इट, उस मोटर के बाहर की किसी, अभी देखिए कि वो जो मोटर चल रही है उसके बाहर किसी वस्तु के संपर्क में अगर वो आती है, तो यानी कि वो दीवार से टकराती है, तो उसी टाइम पे ये चेंज होता है। ऑन अ फुटबॉल ग्राउंड, जैसे कि फुटबॉल के ग्राउंड पर, मैदान पर, हाउ डज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन चेंज, यानी कि मैदान पर सीधी जाती हुई फुटबॉल की दिशा में कैसे चेंजेस आती है। सो वी सी सम प्लेयर चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बाय किकिंग इट, तो आपने देखा होता है कि खिलाड़ी को पैर द्वारा गेंद ढकेलकर उसकी दिशा बदलते हुए हमने देखा है, यानी कि जिस दिशा में वो खिलाड़ी वो फुटबॉल को किक करता है उसी लाइन में वो फुटबॉल स्ट्रेट चला जाता है, यानी कि व्हेन इट्स डायरेक्शन चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस, यानी कि जब दिशा परिवर्तन होता है तब वेलोसिटी चेंज होती है, वेग परिवर्तन होता है। दैट इज टू से एन एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण उत्पन्न हो गया। द इंटरैक्शन दैट ब्रिंग्स अबाउट द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, और बच्चों त्वरण उत्पन्न करने वाली जो अंतर क्रिया है उसको फोर्स यानी कि क्या, बल कहते हैं। फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, और यह बल वस्तु पर कार्य करता है। द एट सिंपल इज इट, सो आपको समझ में आ गया व्हाट इज वेलोसिटी, ठीक है, एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट वी लर्न, दैट इज एक्सेलरेशन हमने अभी लर्न किया, वेलोसिटी हमने पढ़ा, उसके बाद डिस्टेंस पढ़ा एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि व्यवस्थापन, ये चार चीजें हमने अभी देखी हैं, इनके सूत्र भी हमने देखे हैं। तो अभी आपने यहाँ पर अपने दिमाग की बत्ती जलानी है, यूज योर ब्रेन पावर। फोर्स एंड एक्सेलरेशन का हम थोड़ा सा एक फॉर्मूला के थ्रू यहाँ पर देखेंगे कि फोर्स क्या होता है और एक्सेलरेशन, फोर्स का मतलब होता है बल और एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज m/s2, वेरीफाई दिस, यानी कि त्वरण सदिश राशि है और उसकी इकाई m/s2 है। तो अभी यह देखेंगे कैसे। टेक अ ग्लास मार्बल एंड लेट इट रोल ऑन अ बिग स्मूथ टेबल टॉप, आपने क्या करना है, चिकने पृष्ठ वाले कांच के एक टेबल पर कंचा लेकर उसे लुढ़का देना है। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज एंड इट विल स्टॉप, कुछ समय के बाद क्या होगा, उसका वेग कम होगा और वो वहीं पे रुक जाएगा। On a carom board too, the carom coin pushed by a striker will move forward some distance and then come to a stop. जैसे कि आप कैरम खेलते होंगे तो कैरम बोर्ड पर भी क्या होता है, स्ट्राइकर की मदद से ढकेली गई कोई भी गोटी हो, वो किसी एक ठराविक यानी कि ठहराव, एक स्पेसिफिक स्पीड पे जाने के बाद, एक डिस्टेंस लेने के बाद वो ठहर जाती है। इफ द कॉइन इज पुश आफ्टर अप्लाइंग टाल्कम पाउडर टू द कैरम बोर्ड, और देखिए कैरम बोर्ड पर पाउडर डालकर गोटी ढकेलने से वो सहजता से अधिक समय तक आगे जाएगी। इट विल कीप मूविंग फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड देन कम टू अ स्टॉप, लेकिन वो आखिर में ठहर ही जाएगी। व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस, सो इससे हमें क्या पता चलता है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द कॉइन डिक्रीजेस ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द कॉइन स्टॉप्स। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, ठीक है, घर्षण के कारण जो कैरम की गोटी है उसका वेग कम होता है और वो रुकती है। अभी देखिए, इफ द फ्रिक्शन बिटवीन द कैरम बोर्ड एंड द कॉइन इज रिड्यूस द कॉइन कीप्स मूविंग फॉर अ लॉन्गर टाइम, लेकिन यही जो फ्रिक्शन है, यही घर्षण जो है, ठीक है, तो अगर यह कैरम बोर्ड और जो गोटी है उसके बीच में अगर कम किया जाए तो वो जो आपकी कैरम की जो गोटी है वो क्या होती है, अधिक समय तक चलती है। It would mean that if no force of friction is acting on a moving body, it will keep on moving with the constant velocity. इससे हमें पता चलता है किसी गतिशील बॉडी पर किसी प्रकार का घर्षण कार्यरत न हो तो वह वस्तु एक समान वेग से गतिशील होगी। The scientist Sir Isaac Newton was the first to study force and the resulting acceleration. देखिए बच्चों, बल और उसके द्वारा घटित होने वाले त्वरण के संबंध का पढ़ाई करने का सर्वप्रथम मान जो है वो वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने लिया है। सो हमको आपको यह चीज मालूम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अभी हम पढ़ेंगे आइजैक न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यह 100,000% में बताती हूँ आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। सो यू हैव टू स्टडी इट
आपको ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज। किसी पिंड पर अगर बल कार्य नहीं करता है तो उस पिंड के वेग में चेंजेस नहीं होते हैं। द बॉडी डज नॉट एक्सेलरेट, तो वहां पर परिवर्तन नहीं होगा, उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरी भाषा में, इफ अ बॉडी इज स्टेशनरी, देखिए अगर आपकी जो बॉडी है वह स्थिर है, ठीक है, सो इट विल रिमेन स्टेशनरी, तो वो स्थिर ही रहेगी। इफ इट इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एंड इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर वो गतिशील है तो वह एक समान वेग से और दिशा में गतिशील ही रहेगा। You have learned what is meant by force. आपको पता चला कि अभी force का मतलब क्या है बच्चों। You have seen that the body is accelerated due to force. आपको पता है कि बल के कारण पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है। सपोज समझ लीजिए, you place the 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड वेट, यानी कि सीधे चैप्टर ऑन मेजरमेंट के चैप्टर में हम देखेंगे कि आपने अगर 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड वेट रखा है ऑन सरफेस विथ नो फ्रिक्शन एंड पुल इट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 m/s², द फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड 1n, 1 न्यूटन। यानी कि देखिए मापन, यानी कि हम मेजरमेंट में देखेंगे कि 1 किलोग्राम के बाट के बारे में हमने वो पढ़ा है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान को अगर घर्षण रहित पृष्ठभाग पर रखकर उस पर 1 m/s² के त्वरण से खींचने पर उस पर लगने वाले बल को 1 न्यूटन यानी कि 1n कहते हैं। अभी दिमाग की बत्ती जलाओ। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज फोर्स अ वेक्टर क्वांटिटी टू। अभी आपने मुझे बताना है कि त्वरण सदिश राशि है, क्या बल भी सदिश राशि है, ये ढूंढ के मुझे बताओ। सो आपने अभी यहाँ पर देखिए ट्राई करना है, लेट्स ट्राई इट। प्लेस अ वेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑन स्मूथ वुडन टेबल। आपने क्या करना है, लकड़ी की चिकनी मेज लेनी है, उस पर 1 किलोग्राम का बाट वहां पर रखना है। स्प्रेड सम टैल्कम पाउडर इवनली ऑन द टेबल, थोड़ा सा वहां पर पाउडर डाल दीजिए। नाउ पुल द 1 kg वेट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 m/s², यानी कि आपको इस त्वरण से क्या करना है, उस 1 किलोग्राम का वेट को खींचना है। अगेन पुल इट, वापस से खींचिए विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2, अभी थोड़ा आप उसमें एक्सेलरेशन का स्पीड ऐड कर दीजिए। इट मींस दैट नाउ यू हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 2n, तो आपने यहाँ पर 2 न्यूटन की पावर लगाई। यू विल हैव टू टेक मेनी ट्रायल्स फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, और इसी तरह से आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो इससे क्या पता चलेगा, फोर्स इज मेजर्ड बाय द एक्सेलरेशन दैट इट प्रोड्यूसेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। सो इसको स्टार बना लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि बल उसके द्वारा निर्मित त्वरण के द्वारा मापा जाता है। Force is measured by the acceleration that it produces. We have learnt about the relationship between the displacement of a body resulting from the force applied to it and the work done. देखिए बच्चों, हमने पिंड पर बल लगाने पर होने वाले विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी यानी कि कार्य में संबंध हमने यह पढ़ा तो है, लेकिन we have also learnt about the work energy relationship and that the ability to do work is called energy. कार्य ऊर्जा के परस्पर संबंध की जानकारी भी हमने ली है, और हमने यह भी सीखा है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इससे पहले के जो लेसन है, लेसन नंबर 1 to 6, वो ध्यान से पढ़िएगा, तो ये 7 में आपको उसका बहुत ज्यादा उपयोग हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क, यानी कि फोर्स का मतलब होता है बल, डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा विस्थापन, और वर्क का मतलब होता है कार्य। सो इसको हम देखेंगे इमेज नंबर 7.4। तो यहाँ पर आपने क्या देखने को मिलता है, दिस इज द वुडन ब्लॉक, लकड़ी का एक बूटा, उसके बाद ये है पुली यानी कि ये घिरनी, और यहाँ पर वेट आपको दिखाई दे रहा है यानी वजन। देखिए तो क्या करना है, ये इस फिगर में क्या किया है, अ स्ट्रिंग अटैच टू अ वुडन ब्लॉक ऑन अ टेबल। तो एक स्ट्रिंग को लिया है उन्होंने यहाँ पर, ठीक है, और इस स्ट्रिंग यानी ये रस्सी है, इसको उन्होंने क्या किया है, इस वुडन ब्लॉक से बांध दिया है। देन इज पास्ड ओवर अ पुली, उसके बाद ये जो गिरनी है उससे भी उन्होंने इसको टाई कर दिया, और उसके बाद वो वेट से उन्होंने लटका दिया। ऑन अप्लाइंग अ सफिशिएंट वेट द ब्लॉक विल बी सीन टू मूव। तो यहाँ पर क्या होगा कि पर्याप्त वजन लगाने पर यह जो लकड़ी का यहाँ पर ब्लॉक है, ठीक है, तो ये आपको सरकता हुआ दिखाई देगा। अभी देखिए यहाँ पर विच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड हियर, की दी गई आकृति में कौन सा बल लगाया गया है। हाउ कैन दिस फोर्स बी इंक्रीज, यहाँ पर इस बल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। व्हाट विल हैपन ऑन अप्लाइंग मोर फोर्स, अधिक बल लगाने पर क्या होगा। व्हेन कैन वी से दैट वर्क इज डन बाय द अप्लाइड फोर्स,
और देखिए कि बल द्वारा कार्य हुआ ऐसा कब कहा जा सकता है। सो ये ढेर सारे क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स। इफ द ब्लॉक मूव्स फॉरवर्ड, यानी कि जब अगर वो ब्लॉक लकड़ी का आगे आता है, वी कैन से दैट इट हैज बीन डिस्प्लेस्ड। तो हमने क्या लगता है कि वो लकड़ी का जो ब्लॉक है वो सरकने पर उसका विस्थापन हुआ है, वो डिस्प्लेस्ड हुआ, राइट। ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के कारण वी से हम कह सकते हैं दैट द फोर्स हैज डन सम वर्क, कि विस्थापन होने पर बल ने कार्य किया, हम ऐसा कह सकते हैं। कैन वी मेजर दिस वर्क, क्या हम इस कार्य को माप सकते हैं? यस, वी नो दैट वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हमें पता है कि कार्य को मापा जा सकता है, क्या यह इसके लिए कार्य, बल और विस्थापन, यह तीनों चीजों पर ये निर्भर होता है। और इसीलिए अभी हम नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार देखेंगे, वर्क डन बाय, वर्क के लिए क्या है W, डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू फोर्स यानी F, फोर्स के लिए F लिया है, अप्लाइड टू द बॉडी, इनटू डिस्प्लेसमेंट S ऑफ द बॉडी दैट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि सादा सिंपल है, यहाँ पर W यानी कि कार्य इज इक्वल टू F का मतलब यहाँ पर क्या दिया है, बल, और S का मतलब है विस्थापन। कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, ठीक है। सो ये एक फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना है। इन द एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। देखिए एसआई सिस्टम में बल की इकाई किसमें करते हैं, जे, जूल में करते हैं। व्हाइल द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, विस्थापन की इकाई किसमें होती है, सॉरी बल की इकाई किसमें होती है, न्यूटन में होती है। कार्य की इकाई होती है जूल, जे में, और फोर्स की, बल की होती है न्यूटन, एन में। एंड द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है विस्थापन, उसको मापा जाता है मीटर में। एंड इन द सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज ईआरजी। तो देखिए क्या कि सीजीएस पद्धति में कार्य की इकाई ईआरजी इस फॉर्मूले से होती है। तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी है। If a force of 1 Newton parallel to the surface of the table is applied to a wooden block on the table and the block is displaced by 1 meter, then it can be said that the force has done 1 joule of work. In this example, the displacement is in the direction of the force. So बच्चों ध्यान से सुनिएगा। If a force of 1 Newton parallel to the surface of the table is applied to a wooden block on the table, यानी कि जो टेबल पे रखा हुआ लकड़ी का जो ब्लॉक है उसको मेज पर रखकर उस मेज के पृष्ठभाग के समांतर 1 न्यूटन का बल लगाया, और वो लकड़ी का जो ब्लॉक है, ठीक है, एंड द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर, तो उसका विस्थापन कितना हुआ, 1 मीटर हो गया, क्योंकि उस पे प्रेशर कितना आ गया, 1 न्यूटन। देन इट कैन बी सेड दैट द फोर्स हैज डन 1 जूल ऑफ वर्क। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि बल द्वारा 1 जूल कार्य किया जाएगा। एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और इस उदाहरण में विस्थापन बल की दिशा में ही हुआ है। सो ये बहुत ही सिंपल लेसन है। आई होप कि आपको समझ में आया है। जल्दी हम नेक्स्ट लेसन भी कवर अप करेंगे, और उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है उसका भी सीरीज हम लॉन्च करने वाले हैं। सो इसके साथ साथ क्लास 7 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे देती हूँ। जस्ट गो विजिट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल, चेक इन द प्लेलिस्ट, वीडियोस में जाके चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। आई होप आपका एग्जाम के लिए इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।